मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं आपको देखती हूँ, मुझे लगता है मैं आपका 1% भी नहीं शेयर कर पाती। आप कहीं जा रहे हो, आपके लिए स्पेशल रो है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि हमारे साथ एक्सक्लूजन क्यों है। मैं कहता हूँ यार ये स्पेशलिटी है, मजा आता है। बहुत जल्दी आप आजकल देखो सड़कों पे हर बंदा हाइपर मिलेगा आपको, तो क्या वो डिसेबिलिटी नहीं है? सारी दुनिया आपको एक देख के सवाल ब्लाइंडनेस पे करती है ना जी। आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि बेटी को कैसा लगता है? व्हाट आर हर फीलिंग्स? कीड़ा होता है ना एक, हाँ। मेरे अंदर हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। एक दिन की आई सेट आपको मिल जाए तो अब उसमें क्या क्या? वेलकम टू दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ जिंदगी टॉक्स। सोच बदलो तो जिंदगी बदले। आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं शिव कुमार शर्मा। जाने तो वो ऐसे जाते हैं कि ही इज़ विजुअली चैलेंज्ड, बचपन से ब्लाइंड है, लेकिन जब उनका आप नज़रिया सुनेंगे तो शायद आपका भी नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि कहते हैं कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, अगर सोच बदलोगे तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो उन्होंने सबको, कितने लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाया। आज हम भी उनसे ज़िंदगी जीना सीखेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट शिव कुमार शर्मा। थैंक यू सो मच शिव फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। आज हम आपकी सिर्फ कहानी की बात नहीं कर रहे, हम एक नज़र की बात भी नहीं कर रहे, हम एक नज़रिए की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। और जितने भी लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैम आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस पॉडकास्ट में आ सकूं। अरे मैं तो आपको मिलती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ तो इंस्पायर हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई गम है ही नहीं गम मनाने लायक। आपको मिलके ही ऐसा फील होता है। तो आई एम श्योर आज हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा कि सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम। सारी दुनिया आपको एक देख के सवाल ब्लाइंडनेस पे करती है ना जी। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं तो मैम अपनी कभी इंट्रोडक्शन भी देता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है और मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्लाइंड हूँ। अरे वाह। तो ये मेरी डिसेबिलिटी नहीं है, मेरी स्पेशलिटी है। तो क्योंकि आपको जब आपकी डिसेबिलिटी के कारण पहचाना जा रहा है तो वो आपकी स्पेशलिटी हो गई ना। वाह, ये नजरिया ही तो है। जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था लाइफ में, जैसे आप छोटे रहे होंगे पहले, तो आपको, आप बचपन से ये प्रॉब्लम है आपको या बाद में? जी मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। बाय बर्थ है जी। तो आपको कब ये समझ आया कि ये पहले तो डिसेबिलिटी समझ आई होगी, फिर बाद में आपको कब ये समझ आया कि अरे ये तो स्पेशलिटी है? ऐसा क्या मोमेंट था जब आपको ये ट्रांजिशन हुआ? मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं ना, वो इन्वायरमेंट आपकी लाइफ के ऊपर गहरा असर डालता है, बचपन से लेके आगे तक। तो हम जो पढ़े हैं वो एक स्पेशल स्कूल में पढ़े हैं जी। हम सारे विजुअली इम्पेयर्ड्स एक साथ हॉस्टल्स में थे, रहते थे, हम सबकी सेम प्रॉब्लम्स थी। तो जब स्कूल में गए इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड चंडीगढ़ में, तो वहां से ना, तो जब हम एक साथ रहे, सबकी प्रॉब्लम्स देखी, तो उस टाइम हमें ये फील धीरे धीरे होना बंद हो गया कि हमारे में कोई कमी है। क्योंकि हम सारे एक ही प्रॉब्लम में थे तो वहां चैलेंज ज्यादा लगते नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब स्टडी करनी शुरू की, 10th की, +2 की, बाहर नॉर्मल लाइफ में गए, तब थोड़े चैलेंजेस बढ़े क्योंकि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस वैसी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने उस चीज को बड़ी अच्छी तरह से हंस के मैनेज किया। तो ये स्पेशलिटी तो मैम लगती थी कि आप देखो कि आप कहीं जा रहे हो, आपके लिए स्पेशल रो है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि हमारे साथ एक्सक्लूजन क्यों है। मैं कहता हूँ यार ये स्पेशलिटी है, मजा आता है। तो हम छोटी छोटी चीज को ना बड़ी मतलब
टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ सोचते रहते हैं यार ये हो गया वो हो गया, तो हम लाइफ को मजे से जिया मैम शुरू से। हाँ एक्चुअली तो ये भी कितना नज़रिए की बात है। जैसे हम, मेरी एक दोस्त थी, उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी मस्कुलर एट्रोफी टाइप की, वो एक फ्रॉक की तरह छोटी सी, मतलब उनकी लेग्स थी नहीं प्रैक्टिकली, तो वो एक फ्रॉक की तरह ऐसे चलती थी प्लैंक्स पे। जी और लेकिन वो अपनी जॉब में शिमला में रहती थी, स्नोफॉल में भी सबसे पहले पहुंचती थी। जी तो जो बाकी के एबल, सो कॉल्ड एबल लोग हैं, वो तो सोचते थे स्नोफॉल हो रही है आज आराम से जाएंगे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी बड़ी डेडिकेटेडली करती थी। तो मतलब ये सिर्फ, पर ये एक ऐसा क्या शिफ्ट आता है, वो धीरे धीरे बचपन से ही बनता जाता है, या कुछ ऐसा ट्रांजिशन, कोई मोमेंट होता है कि लगता है कि सोच आपने एकदम बदली और उससे कुछ असर हुआ अंदर, ऐसा कुछ फीलिंग होती है? मैम ऐसे है कि अपॉर्चुनिटीज की बात है कि आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और कब, मैंने जैसे पहले इन्वायरमेंट की बात की ना, कि हम अच्छे शहर में रह के अच्छा पढ़ लिख गए तो हम कुछ अचीव कर गए। अगर इसके उल्ट देखा जाए तो ऐसे रिमोट एरियाज में आज भी ऐसे डिसेबल लोग हैं जिन तक फैसिलिटीज और उनको स्कीम्स तक का भी पता नहीं है कि उनके लिए चीजें चल क्या रही हैं। उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा। पेरेंट्स को मैम अवेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे फादर, मैं अवेयर इसलिए हो गए क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी में थे। अच्छा। उन्होंने दुनिया देखी थी, पूरे देश में घूमे थे वो। तो जब मेरे को चेक कराने के लिए वो पीजीआई में आए थे, तो डॉक्टर जगत राम ने उस टाइम ही बोल दिया था कि ऐसा नहीं है कि भी ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, मतलब जो बाय बर्थ है उनकी आंखों की रोशनी कभी नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आप इनको स्कूल में डालो, लेकिन घर पे आप इसको, बच्चे को इतना ट्रेन कर दो कि जब आप इसको स्कूल में डालो तो अपने डेली लिविंग स्किल्स के काम ये सारे खुद कर सके। तो फिर उस हिसाब से पेरेंट्स ने ट्रेन किया, तो वो बस वो मैम वो आगे बढ़ती गई चीज। एक्चुअली कितनी बड़ी बात बोल दी आपने, गहरी बात, कि पहले आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिला, फादर ऐसे, फिर डॉक्टर ने भी ऐसा गाइड किया जी, फिर आप चंडीगढ़ पहुंच गए और ऐसा। तो आप इसको डेस्टिनी बोलेंगे? जी मैम, डेस्टिनी बोलूंगा। ओके, बिल्कुल मैम। तो जैसे मैंने देखा शिव, मैं कभी आपसे बात करूं, कभी कॉल करूं, तो मैंने जितनी वाइब्रेंट आपकी हेलो मैम सुनी है, और कोई आपको काम बोला और जैसे आप यस बोलते हो, हाँ जी मैम आ जाऊंगा मैम, जी जो आपका स्पिरिट होता है ना, बहुत अमेजिंग होता है। ये स्पिरिट कहाँ से आया, कैसे आपने इनकलकेट किया? मैम, अगर हमें सोसाइटी में सरवाइव करना है ना, हमें रहना है, तो हमें अपनी लाइफ को ना पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड में 10 टाइप की टेंशन और भी चल रही हूँ। मैं ये सभी लिसनर्स के लिए भी है। हमें कई बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल चीजों को अलग रखना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ भी, मैम मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूंगा, कब आप 2 दिन मुझे फोन करोगे, तीसरे दिन से आपने भी मुझे फोन करना बंद कर देना, छड़ यार ये बंदा तो बड़ा मनूस सा, नेगेटिव सा, रोंदड़ू सा है। तो हमारा बात करने का तरीका, हमारा बिहेव मतलब वैसा हो कि हमें, मतलब कि दूसरों को हम छाप कैसे छोड़ेंगे, तभी छोड़ेंगे जब हमारा कॉन्फिडेंस अपने अंदर से अच्छा होगा। तो मैं हमेशा से, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जिससे भी मिलूं बहुत पॉजिटिवली मिलूं। आज मैं अपनी अगर डिसेबिलिटी में पॉजिटिविटी के कारण पहचाना जा रहा हूं, हो सकता है कल को मैं ये बोल देता आपको कि मैम बड़ी दूर है, मैं कैसे आऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा, कैसे करूंगा। तो वो चीजें, वो मेरी डिसेबिलिटी आपके माइंड पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाल देती। क्या बात है, कितनी तो गहरी बात बोल रहे हो। जब आप बीइंग डिसेबल ना, एक्चुअली आपको हर कदम कदम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। पर मैं ये भी मानती हूँ कि आप ही बोलते हैं कि डिसेबिलिटी बॉडी की नहीं होती, माइंड की होती है। होती है, बिल्कुल। तो आपने अपने माइंड को इतना एबल बना लिया कि बॉडी की डिसेबिलिटी रही नहीं, फील नहीं हो रही है ना। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ जितने पर्सन हैं, हर पर्सन डिसेबल है,
हर पर्सन डिसेबल है। अब किसी को डायबिटीज है, वो उसके साथ पूरी उम्र के लिए जुड़ गई, उसमें आपकी 100 लिमिटेशंस आ गई, हो गए आप डिसेबल। किसी को एंगर इश्यूज है, कोई नेगेटिव है, कोई किसी को थायराइड है, देखा जाए तो इसने भी आपकी लाइफ में लिमिटेशंस ला दी ना। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वर्चुअल डिसेबिलिटी। ओह माय गॉड, वंडरफुल। है ना। तो कुछ हमारी डिसेबिलिटीज दिख जाती हैं, वो चीजें दिखती नहीं है, और वो लोग ज्यादा जो हार्म करती हैं। कई लोग छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप आजकल देखो सड़कों पे हर बंदा हाइपर मिलेगा आपको, तो क्या वो डिसेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल, आजकल तो ऐसे ही होता है, मर्डर कर देते हैं। और एक्चुअली पंचकुला में एक सोसाइटी के सामने थोड़ा सा पार्किंग के लिए रेजो एक्चुअली मार दिया किसी ने किसी को। तो मैम ये भी तो एक डिसेबिलिटी है ना। बहुत बड़ी डिसेबिलिटी, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी है, बहुत बड़ी डिसेबिलिटी। तो ये वर्चुअल डिसेबिलिटी में हम इसको काउंट करते हैं। बहुत सही बात बोली आपने। तो जैसे शिव, आपको भी बहुत बार ऐसा होता होगा, सेल्फ डाउट आता होगा, कभी टूटते भी हो गए, तो उस वक्त आप क्या करते हो? मैम इमोशंस कभी भी परमानेंट नहीं रहते, और रहते बहुत टूटते हैं जी। हफ्ते में 1 या 2 बार तो टूटते ही टूटते हैं। ऑफिस में टूटते हैं, कई जगह पे टूटते हैं, जब आपके डिसेबल होने के कारण आपसे कुछ अपॉर्चुनिटीज छीन जाती हैं, तब हम टूटते हैं। तो लेकिन फिर ना उसको हम झटकने की कोशिश करते हैं साइड पे, कि छोड़ो यार। फिर हम ये सोच लेते हैं, अगर आपको किसी ने आपकी डिसेबिलिटी के कारण या किसी चीज के कारण कुछ बोल दिया। मुझे एक दिन एक कोर्ट में एक एडवोकेट ने बोला कि शिव जी आपकी सैलरी कितनी है? मैंने कहा मेरी इतनी सैलरी है। कहती तो क्या आपको लगता है कि आपकी जितनी सैलरी है आप उतना काम करते होगे? माय गॉड। मेरे साथ 4 लोग बैठे हो, तो मैंने उसको हंस के जवाब दे दिया। मैंने उसको मजाक में टाल दिया। मैंने कहा भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मैं काम क्यों करूं? खैर मैंने उसको माइंड में तो, लेकिन बाद में मुझे ये चीज फील हुई। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस की, मैंने कहा यार ऐसे। मेरी वाइफ कहती छोड़ो ना, कहती उसका जितना लेवल था उसने उतनी बात कर दी, आपका लेवल उससे बहुत ऊंचा है एक्चुअली, तो आप उसको छोड़ दो। तो फिर मतलब इन चीजों को फिर हम झटक देते हैं, फिर हम वही बात मान लेते हैं कि छोड़ो इसका लेवल हमारे बराबर का नहीं है, फिर हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आई वुड से ये तो बहुत फुलिशनेस है उनका। अगर वो कभी एक, मुझे लगता है इंसान ये सोचे कि मैं इनके शू में होती तो मैं क्या इतना भी कर पाती जो ये कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं आपको देखती हूँ, मुझे लगता है मैं आपका 1% भी नहीं शायद कर पाती। ऐसा नहीं है, हर कोई अपनी फील्ड में, हर कोई अपने उसमें अच्छा कर रहा है। तो लेकिन बात वही है कि आप और हम इसलिए आज आमने सामने बैठे हैं क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाइब्स मैच करती है ना मैम, तभी हम आज आमने सामने बैठे हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल लिमिटेशन से भी ज्यादा सोसाइटी की जो मेंटल लिमिटेशंस है उनके माइंड की, वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पर फिर भी मैंने आपके एक उसमें सुना था कि आपने बोला था कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जी। तो ये आपने आई थिंक काफी लोगों को इस पॉइंट पे हेल्प किया है, जो लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं ले जाते सोसाइटी नहीं, बिकॉज वो डिसेबल हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो आई थिंक आपने कुछ ऐसी फैमिलीज को हेल्प किया। कोई एक किस्सा बताना चाहेंगे आप? मैम एक आया हमारे पास हिमाचल का एक केस था। मैं उस टाइम ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं अपने गांव गया हुआ था हिमाचल में। तो मुझे हमारे गांव के प्रधान ने बताया कि हमारे 2-3 गांव छोड़ के एक ऐसा बच्चा है जिसको पेरेंट्स ने, 6 साल का बच्चा हो गया है, जिसको अभी तक पेरेंट्स ने एक रूम में ही रखा हुआ है क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। वो लोगों को बताते ही नहीं कि वो ब्लाइंड है, और उसको रूम के अंदर ही खाना पीना आप देते हैं, रूम के साथ ही अटैच बाथरूम है उसको वहीं। तो मैंने कहा यार ऐसे बच्चों को तो हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मैम हम उसके गांव गए,
बात की, पहले तो वो माने नहीं, रिफ्यूज किए। मैंने कहा, फिर मैंने उनको प्यार से समझाया, मैंने कहा देखो मैं खुद ब्लाइंड हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कल को मेरी सरकारी जॉब लग जाएगी। बड़ा मुश्किल से उनको उसके गांव की पंचायत को साथ में लेके हमने उस बच्चे को बाहर निकाला कमरे के अंदर से। मैम उस बच्चे ने कभी धूप फील नहीं की थी कैसी होती है। माय गॉड। उसने बाहर की हवा नहीं देखी थी। वो पहली बार जब उसने बाहर हवा फील की और उसको धूप का सेक लगा तो वो डरा। माय गॉड। तो आप ये देखिए कि फिर मेंटल स्टेटस बच्चे का कहाँ चला जाता है। उस टाइम डॉक्टर चवन हुआ करते थे 32 हॉस्पिटल में, साइकेट्री में। उनके पास हम उस बच्चे को लेके गए, बैक टू बैक थेरेपीज चली उस बच्चे की। अब उस बच्चे ने +2 कर ली है और वो हो सकता है आगे की यूपीएससी की तैयारी और कुछ करेगा। अरे वाह, क्या बात है, एक्सेलेंट। मतलब दिस इज रियली, आई थिंक सैल्यूट करने वाली बात है कि हाँ, आप अच्छे भले लोग घरों में बैठे होते हैं और वो कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते लाइफ में, और आपने हाँ, एक बच्चे की लाइफ, ये तो एक स्टोरी सुनाई है आपने, पता नहीं ऐसे कितने बच्चों की आपने लाइफ को चेंज किया होगा, हेल्प किया होगा। आप जैसे लीगल एड सेल में हैं जी। तो ये आपने अपनी चॉइस से चूज किया, क्यों चूज किया? ये भी डेस्टिनी। ये भी डेस्टिनी। मैं तो मैम मास्टर्स इन हिंदी की है और बीएड की हुई है। मैं तो टीचिंग लाइन में जाना चाह रहा था, पर डेस्टिनी इधर ले आई। ओके। तो मैं तो बल्कि यूजीसी नेट क्लियर करके पीएचडी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पोस्ट निकली तो अप्लाई किया, जॉब थी नहीं, मैंने कहा कुछ तो करें। ओके। तो फिर इंटरव्यू दी और सिलेक्ट हो गए। तो आप इस जॉब को एंजॉय करते हैं? बहुत या ज्यादा मैम, मेरे मतलब की चीज है, क्योंकि इस मैं सोशल वर्क वैसे भी करता हूँ, तो यहाँ भी मुझे जॉब सोशल वर्क वाली ही मिली है। हम लीगली लोगों की हेल्प करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके लेक्चर देते हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज के ऊपर और चीजों के ऊपर। तो एक अच्छा लगता है मैम। तो जैसे ये लीगल सेल है, इसमें आई एम श्योर आपको बहुत डिफरेंट तरह के केसेस आते होंगे जी। कुछ ऐसे केसेस आते होंगे जिससे आपका ह्यूमैनिटी पे और भरोसा हो जाता होगा, कुछ ऐसे केसेस आते होंगे कि ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाता होगा। तो कोई ऐसा किस्सा बताएंगे दोनों में से जो आपको दिल के बहुत करीब है? कि मैम मैं कहीं ऐसा ना हो कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक्चुअली होता क्या है मैम कि लीगल एड में ना, एक तो पहली बात तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं नॉट ओनली फॉर लीगल एड की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है ग्राउंड लेवल तक तो वो बहुत कम पहुंच रही है। हम लीगल एड में इंडिया की 85% पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। 85% पॉपुलेशन को लीगल एड में कवर कर रहे हैं हम। अच्छा। इंडिया की 85% पॉपुलेशन ओके। लीगल एड के लिए एलिजिबल है। यू मीन टू से विमेन? और देखो मैं बताता हूँ आपको, विमेन, हाँ, नो इनकम क्राइटेरिया, कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी सीनियर सिटीजन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, पर्सन्स इन कस्टडी, ओके, और डिजास्टर विक्टिम, एसिड विक्टिम्स, ट्रांसजेंडर्स, SC/ST वाले लोग, और एनुअल इनकम जिन लोगों की लेस देन 3 लाख है। तो इतने सारे लोगों को हम लीगल एड में कवर करते हैं। बल्कि अब हमने आर्मी फैमिलीज का भी, हमारी एक नई स्कीम आई है वीर परिवार सहायता योजना करके, जिसमें जितने लोग आर्मी ऑफिशियल्स और एक्स सर्विस मैन हैं उनकी फैमिलीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड में ऐड हो गई है। अरे तो आप देखिए कि 85% पॉपुलेशन इस सबको मिला के बनती है। हाँ, बिल्कुल बनती होगी, एब्सोल्युटली। तो इतने लोगों को हम लीगल एड में कवर करते हैं। आपने जो केसेस वाली बात की, बिल्कुल ठीक है मैम। एक्चुअली आपको भी पता है कि जब कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसका मिसयूज भी होता है। तो जैसे इसमें कोई लिमिट्स नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई एफ्लुएंट फैमिली से है पर वो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, यू नो, जैसे ट्रांसजेंडर फॉर एग्जांपल, ट्रांसजेंडर अभी हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, बट शी इज़ वेरी सेल्फ सफिशिएंट, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट, शी हैज़ लॉट ऑफ डूइंग मॉडलिंग, शी अर्न्स दैट सॉर्ट ऑफ मनी एज वेल। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो
उससे इस क्राइटेरिया से देखो तो उनको फ्री लीगल एड नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है कि कब देना है या कब नहीं देना? नहीं मैम, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई लेडी भी, मैं तो कई बार कहता भी हूँ, अगर मतलब कई जगह पे अगर आज हमारे पास नीता अंबानी भी लीगल एड के लिए आ जाए तो हम उसको भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीमेल है। क्योंकि वो फीमेल है। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है मैम, हम नहीं वो कर सकते ना। पर इसमें क्योंकि रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है, फिर उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी नहीं रहेगी जितना ज़्यादा रश होगा, अननेसेसरी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि कुछ हम फॉल्स चीजें भी है मैम, कई बारी लोगों को पता है कि लीगल एड मिल जानी है, तो जो केस नहीं भी बनने किसी ने, लोग वो भी डालने के लिए आ जाते हैं किसी के ऊपर। हम उनको फिर काउंसलिंग करके कहते हैं क्या रखा है कोर्ट में, क्यों धक्के खाओगे। अननेसेसरी एनकरेज हो रहे हैं ना ये सोच के कि फ्री है, तो दैट इज आल्सो नॉट अ गुड आइडिया। ओ एम पर मैम हम कुछ बोल नहीं सकते इस पे, हमारा काम है लीगल एड देना, हम दे रहे हैं। मैं आपका पोजीशन तो समझती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई ऐसा देख रहा है हु इज एन अथॉरिटी एंड हु कैन थिंक अबाउट इट, so maybe some amendments can be done with some. ये जरूरी मैम चीजें लीगल एड के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट की और भी कई स्कीम्स के लिए हैं जिसमें ये चीजें हैं। I understand a lot of things. जी। yes, like मेरा एक सवाल ये भी रहता है कि जैसे कसाब था तो हमने उनको भी लीगल एड दिया क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो एक्सेप्शंस हर चीज़ में होनी चाहिए। दुनिया इतनी एडवांस कर गई है, जब ये लॉज बने थे उसके बाद कितना स्पीड बहुत बढ़ गई है, लाइफ चेंज हो गई है, तो कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ये मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू गवर्नमेंट को दरखास्त है कि वो इन लाइन्स पे कुछ सोचें जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लीगल एड शुड इम्प्रूव जी, व्हाटएवर वी गिव टू द पीपल। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसकी लीगल एड की, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम इसके अवेयरनेस, आप तो कर ही रहे हैं, आप स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, गांव में जाते होंगे, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता है सोसाइटी में फ्रॉम लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इतनी हमारी पॉपुलेशन है कि अगर हम उनको इनकरेज करें और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो शायद अवेयरनेस बढ़े। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? मैम हमारे जो मेरा 10 सालों का मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मेरे ही व्यूज हैं जिस पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारी इंडिया के लोग ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। अच्छा, ओके। हम जब कॉलोनीज में, गांव में लीगल एड की अवेयरनेस के लिए जाते हैं ना और उनको बताते हैं कि आपके लिए ये चीजें हैं, वो आपके मुंह पे आप दरवाजा बंद कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है फिर ढूंढते हैं हमें। आपको कोई सुनना नहीं चाहता एक्चुअली, जब तक चीज आपके साथ बीत ना रही हो। सो आप लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उस टाइम उनके मतलब की चीज है। आपने ये जो वर्ड लगा दिया ना, उस टाइम, ये बहुत गहरा वर्ड है कि उस टाइम, मतलब हम इतने शॉर्ट साइटेड लोग हैं कि हम दूर का सोचना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा। पंजाबी में वर्ड आते हैं ना, सानू की बिल्कुल वो है लोगों को कि भी हाँ ठीक है, किसी को चाहिए होगा वकील ले लेंगे, लेकिन फिर जब उनको खुद प्रॉब्लम में वो फंसते हैं, जब एक्चुअली शेर आता है, तो फिर उनको लगता है कि हाँ यार कोई आया तो था हमारे पास, फिर ढूंढते हैं हमें। तो सुनना नहीं चाहते एक्चुअली लोग। ये बहुत आपने बहुत बढ़िया और बहुत गहरी बात बोली है कि इतना कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, पर हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से हम उसको समझना ही नहीं चाहते कि क्या मिल रहा है और क्या मिल सकता है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया था कि कैसे स्कूल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे कि आपको शायद पता नहीं होगा। मैं वो ना होता क्या है कि
सबसे बड़ी चीज होती है मैम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस। हम्म अगर आपने सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया तब तो ठीक है, हम्म नहीं तो वो चीजें बड़ी, किससे तो हमारे पास बहुत है मैम, अगर मैं बोला हम बैठ जाएं तो आपको 3-4 पॉडकास्ट करने पड़ जाएंगे। तो बात ये है कि आप जब कॉलेजेस में जाते हैं, वो तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन में जाते हैं तो आपके साथ वाले से टीचर सुन लेगी, इधर वाले से भी सुन लेगी, आपको छोड़ देगी। तो हम पूछते थे कि हमें उस टाइम लगता था, तो वो कहते थे कि तुम्हें तो क्या ही आता होगा। हम्म, तो मैं कहता था कि यार हमसे सुन के तो देखो, बात तो करो। हाँ तो फिर उसका हमने फिर हल निकाला था, फिर हमने थिएटर किया कॉलेज में, ओके सारे ब्लाइंड लोगों ने मिलके ओके एक थिएटर, एक प्ले किया तुलसीदास की लाइफ के ऊपर, ओके और उस पे हमने सब टीचर्स को, पूरे कॉलेज को इनवाइट किया ओके कि भाई यार हम भी कुछ हैं। हम लड़े नहीं, हमने प्रूव किया। सो नाइस, वेरी नाइस। तो उससे शिफ्ट आया उनमें? बहुत आया जी। उसके बाद कॉलेज में स्पेशल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की ग्रीवेंस के लिए कमेटी बनी। ओके वो कमेटी आज तक चल रही है, उसमें टीचर्स हैं, बच्चे हैं, और वो काम कर रही है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। सो नाइस। और आपने एक किस्से में ये भी बताया था कि उसके बाद उन्होंने आपसे पूछना शुरू किया और फिर थोड़े दिन बाद फिर बंद कर दिया। तो आपने पूछा फिर क्यों नहीं पूछते हो? कहते मुझे पता है कि आपको तो आपको आता होगा, आता ही बिल्कुल। होगा। तो आपने इतना परसेप्शन चेंज कर दिया। पहले वो सोचते थे इनको तो आता ही नहीं होगा, इसलिए जी। नहीं पूछ रहे, आप आता ही होगा, इसको छोड़ो। इसको छोड़ो। दैट वाज वेरी वेरी नाइस। जी तो जैसे आजकल टेक्नोलॉजी मैं देख रही हूँ आपके उसमें कि आप काफ़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जी जिससे आपकी लाइफ भी शायद कुछ आसान हुई हो, बेटर हुई हो। जी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि अभी तक तो हम टेक्नोलॉजी का यूजेस और अब्यूजेस की बात करते हैं, तो आज हम यूजेस की पहले बात करते हैं। आपके लिए कैसा? मैम टेक्नोलॉजी ने एक विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। ओके आज एक्सेसिबिलिटी सब चीजों में इतनी आ गई है, फोन्स में आ गई है, एप्स में आ गई है, हर चीजों में आ गई है कि आप अब किसी पे डिपेंड नहीं है। हम्म अगर मुझे अभी कहीं जाना है, अपने घर जाना है, कुछ कहीं और जाना है, तो मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएगा। मैं खुद कैब बुक करके इंडिपेंडेंटली कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे डिजिटली पेमेंट्स करनी है, अपने अकाउंट्स हैंडल करने हैं, मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ। मुझे मेल्स डालनी है, अपना सारा कुछ करना है, तो मैं खुद कर रहा हूँ। तो वो डिपेंडेंसी बहुत खत्म हो गई है, क्योंकि एक्सेसिबल चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो किया है कि जो सारी वेबसाइट्स और चीजें हैं, वो एप्स हैं, वो सारी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। पीछे रैपिडो पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि आपकी ऐप जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप नहीं करते तो आप अपनी कंपनी बंद कर सकते हो इंडिया में। अच्छा जी। दैट्स स्ट्रांग। तो ऐसी चीजें जो हैं बहुत, अब हम खुद जोमेटो, स्विगी, ऐसी जितनी एप्स हैं, हम खुद सारा काम अपना खुद कर रहे हैं, चीजें घर मंगाते हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं। वेरी नाइस। मैं अपने व्यूअर्स को ये रिमाइंडर देना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जो बहुत इजीली बोलते हैं ये तो पता नहीं, ये तो आता नहीं, ये कैसे करना है, वो सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शिव से ज़्यादा इंस्पिरेशन हमें इस टॉपिक पे नहीं मिल सकता है कि कैसे सारा कुछ वो खुद कर रहे हैं। ओला खुद बुक करा रहे हैं, सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। शिव, आपकी वाइफ है, जी वो भी विजुअली चैलेंज्ड है, जी और आपकी बेटी है जी जो फर्स्ट क्लास में, जी, आपने अभी फर्स्ट में हुई है। फर्स्ट में हुई है। तो आपकी वाइफ क्या करते हैं और आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है? मैम मेरी वाइफ, हम स्कूल टाइम से फ्रेंड्स थे। तो फिर मेरा शुरू से ही मानना था कि मैं अगर शादी करूंगा तो मैं किसी विजुअली इम्पेयर्ड लड़की से ही करूंगा। ओके क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की लिमिटेशंस का पता है। जी। उसको मुझसे
ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि मैं उसको बाइक राइड पे लेके जाऊंगा या कुछ ऐसे करूंगा, क्योंकि उसको खुद पता है कि हम दोनों की लिमिटेशंस क्या है। और हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। तो मेरी वाइफ जो है वो स्पेशल एजुकेटर है, टीचर है। ओके आशा किरण सेक्टर 46 में है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। ओके तो उनके पास वो ब्लाइंड बच्चे या ब्लाइंड लोग पढ़ने के लिए आते हैं जो या तो जो कभी स्कूल गए नहीं, या वो ड्रॉप आउट्स हैं, ओके या फिर बाद में ब्लाइंड हुए हैं। कोई 35-40 एज की उम्र में ब्लाइंड हो गया, अब उसको उसकी लाइफ जीरो हो गई, उसको अब डेली लिविंग स्किल्स दोबारा सीखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीजों को वो गाइड करती है, उनको पढ़ाती हैं। तो वो इस हिसाब से वो उनका वो चलता है जी इंस्टीट्यूट। तो आपकी बेटी को कैसा लगता है, मतलब व्हाट आर हर फीलिंग्स? हम लोग ना कई बार जब ब्लाइंड कपल्स बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड के बच्चे हैं ना वो जल्दी समझदार हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो खुद ही समझदार हो जाते हैं मैम। उनको पता चल जाता है कि भी इनकी लिमिटेशंस है। तो हालांकि कभी उसको वैसे फील नहीं हुआ कि क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में है तो वो बड़ी समझदार है। अभी से ही हमें कुछ मैच करवाना है, कुछ पूछना है, तो वो सारा कुछ अभी से बता देती है हमें। पीछे हम अमृतसर गए थे, हम तीनों गए थे। तो हमें अमृतसर पूरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठ के आगे पापा सीढ़ी आ रही है, उतरना है, सीढ़ी पे चढ़ना है, पूरा उसने खुद गाइड किया। तो आपकी गाइड बन गई हैं वो? गाइड बन गई। सो नाइस, दैट्स सो वंडरफुल टू हियर अबाउट योर डॉटर, सो नाइस। आपने किस्सा भी बताया था कि कैसे स्कूल में नो शी इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हरसेल्फ एंड शी इज सो प्राउड ऑफ यू एज फादर कि बहुत पावरफुल हैं या कनेक्शंस हैं। सो इट्स सो नाइस नो, वो भी आपके जैसी हैं कि लिमिटेशंस नहीं देख रही हैं, वो पॉसिबिलिटीज देख रही हैं। बिल्कुल मैम, तो अभी से आपने उनको इतने अच्छे से ट्रेन किया है, सो वंडरफुल। आप गाना भी गाते हैं, आप एक्टर भी हैं। आपने रब की आवाज में इतनी अच्छी, मतलब व्यूअर्स में आपको ये कहना चाहती हूँ जिसने मूवी नहीं देखी वो जरूर देखे, और जिसने देखे एक बार और देखे। मतलब इतनी प्यारी मूवी है कि जिंदगी समझ में आ जाती है, जो हम पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं भूल भुलैया में। तो आपने ये जो मूवी की और आप गाना गाते हैं, ये मूवी करके आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैम थिएटर और सिंगिंग तो खैर बचपन से चली रही थी। मूवी का तो बस वही डेस्टिनी, मेरी लाइफ में डेस्टिनी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और जसवी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ओके। तो एक दिन बैठे हुए थे कि कोविड के टाइम की बात थी, तो घर पे थे, जसवी का फोन आया, कहता शिव एक मैं फिल्म बना रहा हूँ, रोल करोगे? मैंने कहा यार रोल फिल्म में करना है? मैंने कहा छोटा मोटा कोई रोल होगा। मैंने कहा हाँ यार कर देंगे, अब दोस्त ने बोला मना नहीं कर सकते। तो वैसे भी आप हाँ ही बोलते हो। जी जी यस। मैंने कहा कर लेंगे। तो हम बैठे, जब फिल्म की स्टोरी सुनी, फिल्म की का प्लॉट अच्छा लगा मुझे, तो फिर हमने उस फिल्म पे मैंने कहा अभी काम करेंगे। और जसवी ने हमें बड़ा फ्रीडम दिया कि आप अपने डायलॉग्स खुद लिखो और सारी चीजें। तो फिर वो लिखे और रब दी आवाज एक बड़ी सक्सेसफुल और अच्छी फिल्म बन गई। फिर इसको हमने रब की आवाज और रब दी आवाज। ओके, रब दी आवाज। ओके। तो इसको हमने मल्टी इंक्लूसिव फिल्म बनाया। ये इंडिया की पहली मल्टी इंक्लूसिव फिल्म है। मल्टी इंक्लूसिव से मेरा मतलब, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये फिल्म आपको यूट्यूब पे 3 फॉर्मेट्स में मिलेगी। एक तो नॉर्मल प्रिंट है, एक आपने कभी सोचा है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर कोई सीन है फिल्म के अंदर जहां पे 5 मिनट के लिए कोई डायलॉग ही नहीं है, लड़ाई हो रही है, विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे पता लगेगा कि फिल्म में क्या हो रहा है? राइट। हाँ। तो उस फिल्म को हमने ऑडियो डिस्क्रिप्शन में भी बनाया। अच्छा। उस फिल्म के जो सीन्स हैं वो ऑडियो डिस्क्राइब्ड है। फिर उसके बाद इस फिल्म को हमने इंडियन साइन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया। अच्छा। ओके। कि जो डेफ एंड म्यूट लोग हैं वो भी देख पाए, वो भी इस फिल्म को फील कर पाए। फील कर पाए। तो उसके बाद ही
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये गाइडलाइंस इशू कर दी हैं कि जो भी फिल्म बनेगी वो एक्सेसिबल होनी चाहिए हर लोगों के लिए। हमारी फिल्म ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। रियली मतलब एवरी मूवी जी, मतलब हर फिल्म जो भी आज के बाद मूवी बनेगी उसको सेंसर सर्टिफिकेट ही तब मिलेगा जब वो एक्सेसिबल होगी हर फॉर्मेट में। अच्छा, दैट्स अ वेरी बिग चेंज। यस मैम। लाइक फिर इतनी जो नेटफ्लिक्स इन सब पे इतने हर रोज एक नया शो आ रहा है, वेब सीरीज आ रही है, ये सब भी उनमें इंक्लूडेड है या ओनली नहीं मैम, ओनली सेंसर बोर्ड वाली। नेटफ्लिक्स पे तो अभी सेंसर बोर्ड का कोई रोल वो नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स अपनी तरफ से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो जो उनकी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली एआई ऑडियो डिस्क्राइब कर रहा है। अरे वाह जी। और एक आप डिनर इन द डार्क करते हैं तो फंड जनरेट करने के लिए, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड को आप पढ़ा सको एजुकेशन में, तो क्या वो अपना प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैम, डिनर इन द डार्क रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ। तो हमने इसको 2017 में स्टार्ट किया था। हमारे पास मिस्टर अनीश बनोट आए जो नीरजा बनोट के रियल ब्रदर थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहीं ये कंसेप्ट पढ़ा कि डिनर इन द डार्क ऐसा होता है तो इसको हमने करना है चंडीगढ़ में। तो वो आए कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, वही आपकी वाली बात, मैंने कहा यस कर देंगे, और हमें नहीं पता था कि उसका क्या होगा। तो हमने यस कर दी। हमारी टीम को मैंने बोला कि करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको करके हम क्या करें, कैसे करें। मतलब मैंने फिर उनको एक रोटरी को सजेशन दिया, मैंने कहा इसको हम एक फंड रेजर इवेंट रखते हैं। इससे जितना पैसा इकट्ठा होगा, जितने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन ले रहे हैं, हम उनको स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो बच्चे स्टडी में कुछ कर सके आगे। क्योंकि डिसेबिलिटी पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा, मतलब डिसेबिलिटी और पॉवर्टी आपस में बहुत जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो मैम वो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ ऐसा, हमने 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट सोचा था, लेकिन अभी तक हम 65 लाख से ऊपर तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दे चुके हैं। अरे वाह। और उन स्कॉलरशिप से पढ़ के 90% बच्चे हमारे आज गवर्नमेंट जॉब्स में जा चुके हैं। कितने बच्चे इसमें कवर हो गए होंगे? मैम हमारे पास हम अभी तक 150-200 बच्चे को स्कॉलरशिप दे चुके होंगे। अरे वाह, एक्सीलेंट। सो आप में इतनी 24 आवर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब क्या सोर्स क्या है? कोई आपका कोई इंस्पिरेशन क्या है? कोई मेंटर है, कोई गुरु है, कोई स्पिरिचुअलिटी है, वाइफ है? कहाँ से आप इतनी एनर्जी लाते हैं? मैं बस फ्रेंड सर्कल अच्छा है। ओके। मेरे फ्रेंड्स हैं 2-3, अमरिंदर है, मोहित है, हम 4-5 लोगों का ग्रुप है, डॉक्टर रिम्पी हैं। ओके। हम लोग मतलब 3-4 दिन में अगर तक कुछ, जब तक कोई माइंड में कीड़ा होता है ना एक, हाँ। मेरे अंदर, हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मेरे अंदर एक कीड़ा है बस जो तंग करता है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। सो नाइस। ओके। तो स्पिरिचुअल में हूँ जितना होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये भी स्पिरिचुअलिटी है ना, जाके आप दूसरों को अच्छा मेरे अंदर करना कीड़ा चाहते है। हैं। मेरे अंदर कीड़ा है। मेरी वाइफ बोलती है कि कीड़ा है तुम्हारे अंदर कोई जो टिक के बैठने नहीं देता। बिल्कुल। सो नाइस। हफ्ते के अंदर कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट माइंड में ना आए तब तक मतलब ऐसा लगता है कुछ मिस है। आपने एक मूवी देखी थी, कुछ थी ना, एक दिन का चीफ मिनिस्टर? जी, वो अनिल कपूर वाली है ना, नायक। हाँ। तो अगर ऐसी कोई आपके एक दिन की आई सेट आपको मिल जाए तो आप उसमें क्या क्या करेंगे? ना मिले मैम, अच्छी बात है, आदत बिगड़ जाएगी फिर उसी चीज की नीड रहेगी। ये भी आपने अच्छा बोला, पर मुझे लगता आज मुझे अगर एक दिन के लिए साइट मिल गई फिर मैं लालची हो जाऊंगा। मुझे लगता है जितने आप पॉजिटिव हो, आप फिर भी एडजस्ट कर लोगे, उसमें भी पता नहीं धमाल ही कर दोगे। वो कूड़ा अपना ना, कुछ जो आपके अंदर कीड़ा चल रहा है। मुझे एक दिन के लिए आज मिल गई, मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा गाड़ी खुद चला के। अरे मेरी ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज आए कि मैं ड्राइव कर सकूं। और वो आप अपने 3 दोस्तों के साथ में? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो नाइस। तो मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ लूं? बिल्कुल मैम।
दिल से जवाब देंगे आप। जी। लाइफ को 1 वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लाइफ सेटिस्फेक्शन। वंडरफुल। हाँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए या एम्बिशियस होना चाहिए इंसान? एक्सेप्टेंस। हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट और माइंड? माइंड। एक ऐसा कोई फियर जिस पे आपने जीत हासिल कर ली? ऐसा फिर कभी सोचा नहीं मैम, फिर भी अब जवाब तो देना ही है, कुछ सोचने दो। सोचो। सड़क पार करने का हो सकता है। मैंने मैम, मेरा जो एक, मुझे जो एक डर था ना कि हाँ हम चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में। अच्छा। वो डर था मेरे अंदर। ओके। जब हमने स्टार्ट किया था, बहुत डर के काम स्टार्ट किया था। लोगों ने कहा था ना कि कुछ बहुत नहीं कर रहे हैं, बदलता। तुम भी उस भीड़ में गुम जाओगे। वो जो डर था वो खत्म हो गया मैम अब। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। ऐसी कोई हैबिट जो आपने चेंज की हो जिससे आपकी लाइफ बदल गई हो? इमोशनल होना कम हो गया मुझे। पहले मैं इमोशनल फूल था। ओके। मैंने अब अपने इमोशंस दबा दिए, मैं प्रैक्टिकल सोचने लग गया हूँ। एक्सेलेंट। कोई ऐसी मिथ जो ब्लाइंडनेस पे है लोगों को? बहुत सारी है, इस पे बुक लिखी जा सकती है। सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि हमारे अंदर कोई सिक्स सेंस है। ओके। मतलब सिक्स सेंस कहां से होगी मैम? 5 सेंसेस हमारे पास वैसे हैं। हाँ हाँ। एक कम रहेगी तो 4 ही रहेगी, 6th कहां से आ गई? और दुनिया ये समझती है कि भगवान ने उनको स्पेशल वो दिया हुआ है। एक चीज और है कि पता नहीं, वो कहते हैं कि इनके दिमाग में कोई ज्योति जल रही है। अच्छा, ये भी मिथ है? हाँ, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, ओके। एक मिथ और है बहुत बड़ा कि ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाओगे तो तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आपको कितनी बार ऑफर किया? मैम बहुत है। आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलती करते हैं जो वो बंद कर दे तो दुनिया बेटर हो जाए? मैम, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी तो मिल गई, लेकिन लोगों की सोच में इक्वालिटी आज तक नहीं आई। ब्यूटीफुल। हम सोच में इक्वालिटी ले आए ना कि हम में और आप में फर्क क्या है, अगर ये सोचने लग जाए। ये डिसेबिलिटी को लेके नहीं है, ये फेमिनिज्म में भी है, हर चीज में। ये हर चीज में है। अगर आप तुलना करनी बंद कर दो ना, कंपैरिजन बंद कर दो, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ब्यूटीफुल। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी पॉजिटिविटी। एक्सेलेंट। आपके लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है? मैं तो मैम छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाता हूँ। मेरे लिए हैप्पीनेस ये है जी, जब मुझसे कोई स्माइल करके बात कर लेना, तो हैप्पीनेस है। मेरे लिए वही हैप्पीनेस है। चाहे वो मन में मेरे बारे में 20 गालियां दे रहा हो, मुझसे आगे प्यार से हाथ मिला ले स्माइल करके, मेरे लिए वही हैप्पीनेस रहती है। ग्रेट। और सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए? मेरे लिए सक्सेस का मतलब मैम यही है कि आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन। कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि सेटिस्फेक्शन ही मैम सारी चीजों का हल है। कि आपने क्या अचीव कर लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सेटिस्फाइड आप उस चीज से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, बस। ट्रू। आप शिव सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैम सोसाइटी को एक ही मैसेज रहता है, हर बार एक ही रहता है कि कभी भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को देख के ना बेचारे वाली फीलिंग मत लो। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बैठ के बात करो, उनको जानो, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शामिल करो। हो सकता है आप जो बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब्स कर रहे हैं, हर बंदा पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, उनके आसपास कोई ना कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जरूर होगा। उनको अपने साथ शामिल करो, वहां इक्वालिटी दिखाओ।
हो सकता है मैम कि जिस काम को आप 5 मिनट में कर रहे हो उसको हमें करने में 10 मिनट लग जाएं, लेकिन वो हम पूरी परफेक्शन से करने की कोशिश करते हैं। इस पे मेरे को एक और सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि जैसे आज से अगर हम 10 साल पहले, 15 साल पहले देखें, 20 साल पहले, कि दुनिया थोड़ी डिफरेंट होती थी, थोड़ी शांति थी, थोड़ा ठहराव था। अब ये जो इंस्टाग्राम की रील्स आई हैं, इतनी फास्ट पेस्ड दुनिया हो गई है, पेशेंस नहीं है, नो, वी आर जस्ट फ्लिपिंग ओवर। सो आपको लगता है कि ये इतना फास्ट पेस्ड सोसाइटी में और भी पेशेंस कम हो गए लोगों में टू सिट विद, टू एडजस्ट विद डिफरेंट? पहले कहते थे ना मैम कि घड़ी किसी किसी के पास होती थी और टाइम सबके पास होता था। आज घड़ी सबके पास है लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही। वही 24 घंटे हैं। हाँ, अल्टीमेटली तो वही है। 24 घंटे तो नहीं चेंज हुए मैम, बल्कि आपके पास साधन ज्यादा है, टाइम ज्यादा होना चाहिए था। जिस जगह पे पहुंचने में मैं पहले 4 घंटे लगते थे, हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। टाइम तो बचा लेकिन टाइम है ही नहीं। आप शादियों में जाते हो कितनी देर के लिए? हार्डली 2 घंटे के लिए गए, खाना खाया, शगन, फोटो खिंचवाई, स्टेज पे शगन दिया, आ गए। बिल्कुल। 4 लोगों से वो हमारी जनरली बस वही हेलो हाय होती है। लेकिन पहले हमारे फंक्शंस कितने अच्छे होते थे। ढोलकी बजाते थे, गाने गाते थे, 4 दिन पहले जाते थे, रिश्तेदारों को मिलते थे, है ना। तो वो जो समय था ना, वो जो टाइम था, उसमें एक दूसरे की, मतलब उस टाइम लोगों के अंदर ना एक इमोशंस थे, रिश्तों की कदर थी। मैं कई बार लेक्चर्स में बोलता हूँ, आने वाले बच्चों को बुआ और मासी में फर्क नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सही कह रहे हो। पेरेंट्स बिजी हो गए, उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चे अलग बिजी हैं, वो तो सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं। गैप बहुत आ गया। गैप बहुत आ गया मैम। आप लंच पे, डिनर पे, कितने फैमिलीज आजकल जो डिनर साथ बैठ के करती हैं? अगर करती हुई तो 4 लोग बैठे, चारों के हाथ में फोन है। बात कौन कर रहा है किसी से? जैसे जो आपकी फादर के साथ बॉन्डिंग थी, तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपकी डॉटर के साथ भी वैसी ही बॉन्डिंग हो, वैसा टाइम दे पाओ? मैम, मिलके बात करना बड़ा जरूरी है। बच्चे हमारे भी वैसे ही, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते। आजकल के छोटे बच्चों को जब तक आप उनके हाथ में फोन नहीं है ना, आप खाना नहीं खिला सकते। तो थोड़ा बच्चों को ना एक्टिविटीज में डालना बड़ा जरूरी है। उनकी एनर्जी ना चैनलाइज करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही बोला। एनर्जी क्या है कि एक ही तरफ जा रही है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम्स पे, इन चीजों पे रील्स देख के बच्चों के अंदर बहुत अजीब सी चीजें आ रही हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स बच्चे बोलते हैं जो हमने आज तक घर पे बोले नहीं कभी। हाँ, वो अरे आपको ये भी नहीं पता? Then they will laugh it over. वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेरेंट्स को इस चीज में सोचना चाहिए कि ठीक है, सारी चीजें हैं। हाँ, नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलें, टाइम बिताएं, वॉक करने जाएं, कुछ, आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शिव, आप शेयर भी बोलते हो अपनी लाइफ पे, अपने आप पे, जिंदगी पे, कोई शेयर सुना दीजिए जाते जाते। शेयर तो क्या मैम, बस मैं तो सिर्फ कभी कभी कुछ लिखता हूँ। अच्छा, लिखते भी हैं? अरे वाह। जी, तो कभी कुछ मूड बन गया तो, क्योंकि तो मैं तो सिर्फ मैम हमेशा यही कहता हूँ कि डिसेबिलिटी है ना, जो है ये एक चुनौती है, ये एक चैलेंज है, ये कर्स नहीं है, अभिशाप नहीं है, ये चुनौती है। इसको हम सब मिलके ही वो कर सकते हैं। एक अगर मैं कहूं कि एक मैं अकेला कर लूंगा तो नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ कदम आप चलो, कुछ कदम हम चलेंगे, सफर पूरा हो जाएगा। ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, कुछ कदम आप चलो, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम शिव चले, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी।
थैंक यू सो मच शिव। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मौका दिया। और नहीं, आई I एम hope- श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत इंस्पायर हुए होंगे, कुछ तो उनकी जिंदगी में आज जरूर बदलेगा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।